लेकिन जैसे ही पत्थर इसको जाकर लगा तो इसने एक ऐसी खौफनाक चीख मारी कि मेरे पूरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए और मैंने बना इसकी तरफ देखते हुए जल्दी से वहां से अपनी छत पर भाग गया और मुझे अपने पीछे भागते हुए किसी के पैरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन मैं जल्दी से नीचे आ गया। नीचे जाकर मैंने फोन में देखा तो मदीहा की 10-12 मिस कॉल्स आई हुई थी। मैंने कांपते हुए हाथों से इसको मैसेज किया कि जाग रही हो, पर इसका कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद में भी बैठक से निकलकर अपने कमरे में जाकर सोने लगा, लेकिन मुझे अचानक से बहुत डांसेस लगने लगी थी और मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो चीज मेरे पीछे भागी थी और वो हमारी सीढ़ियों तक एक थी और उसकी वो खौफनाक आवाज की सनसनाहट मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने जल्दी से अपना मुंह चादर में छुपा लिया, आंखें बंद की और सोने लगा। और कब मुझे नींद आ गई पता नहीं चला। अगले दिन जब मैं उठा तो फोन पर मदीहा की फिर से कॉल्स आई हुई थी। मैंने फौरन इसको मैसेज भेजना कि कॉलेज जा रहा हूँ, आकर बात करूंगा। इसके बाद मैं जल्दी से कॉलेज के लिए तैयार हुआ और नाश्ता करके कॉलेज चला गया और वहां भी टाइम निकालकर मैं मदीहा से मैसेज पर बात करता रहा। 12 बजे और मैं कॉलेज से घर आ गया और छत पर चला गया। इस दौरान मैंने मदीहा को भी छत पर आने का बोला। इसने कहा तुम जाओ, मैं थोड़ी देर तक आती हूँ। मैंने मदीहा की छत पर जाकर सबसे पहले इस दरख्त की तरफ देखा तो थोड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि इस दरख्त पर कोई पत्ता नहीं था, बस बना पत्तों वाली शाखें ही थी और जिनके घर वो दरख्त लगा हुआ था वो इस घर में शिफ्ट ही नहीं हुए थे। बस कभी कभी कुछ लोग आते थे इस घर को देखते और फिर से ताला लगाकर चले जाते थे। शायद ये घर उन्होंने बेचने के लिए लगाया हुआ था। और सहन में लगा दरख्त बहुत ही ज्यादा ऊंचा था, लेकिन इस पर कभी मैंने पत्ते नहीं देखे थे। कोई कहता था इस पर बिजली गिरी है, कोई कहता था इस पर बसेरा है। बस इसी तरह की बातें करते थे लोग इस दरख्त को लेकर। मैंने दरख्त को गौर से देखा और अपनी छत पर वापस आ गया। इतने में मदीहा भी ऊपर एक और साथ में वो 3 शरारती लड़कियां भी ऊपर आ गई और मेरा मूड खराब हो गया। मैं मैसेज पर ही मदीहा से बातें करने लगा, वो भी एक साइड पर बैठकर मुझसे मैसेज पर बात करने लगी। मैंने कहा उनको क्यों साथ लेकर आई हो? मदीहा ने कहा उन्होंने मुझे ऊपर आते देखा तो ये भी साथ एक है। मैंने फिर गुस्से से मैसेज भेजा कि उन लोगों ने कब जाना है यहाँ से? मदीहा ने बोला कल। इसके बाद में थोड़ी देर छत पर टहलने लगा। इस दौरान नाज़नीन मेरी तरफ देखकर तरह तरह के मुंह बना रही थी। मैंने इसको अनदेखा कर दिया। इसके बाद वो हमारी दीवार के करीब आई और मुझे कहा तुम कभी भी खुश नहीं रहोगे, तुमने मेरा दिल दिखाया है। मेरी ही गलती थी कि मैंने तुम्हें पसंद किया, लेकिन तुम मेरी मोहब्बत किया मेरी नफरत के काबिल भी नहीं हो। मैं नाज़नीन को इसकी बात का जवाब देना चाहा, पर मदीहा ने मुझे इशारे से मना कर दिया और मैसेज किया प्लीज तुम्हें मेरी कसम है इसको कुछ मत कहना। मैं वापस बाहरी दीवार के पास जाकर खड़ा हो गया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था इस नाज़नीन पर, क्योंकि इसने मुझे फसूल में ही निमरा आपी की नजरों में गिरा दिया था, जबकि मैं तो इससे बात करने का भी रवादार न था। इतने में मदीहा ने मुझे मैसेज किया कि आप नीचे जाओ। मैं भी नीचे जाने लगी हूँ और मदीहा का मैसेज पढ़ते ही मैं नीचे चला गया। मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं मदीहा से अकेले में बातें करूं, इसको फिर से गिले लगाऊं, क्योंकि इसको गिले से लगाकर एक सुकून सा मिल जाता था। मुझे लगता था जैसे पूरी दुनिया मेरी बाहों में सिमट गई है। इसका मासूम सा चेहरा जैसे ही मेरे सीने से लगता था दिल को चैन सा आ जाता था। उसके घने बालों की खुशबू से मेरी अंदर की सांसें भी जैसे महक जाती थी। मैंने मदीहा को मैसेज किया कि मेरा तुमसे मिलने को बहुत दिल कर रहा है, प्लीज कुछ तो करो। मदीहा ने मैसेज का जवाब देते हुए कहा दीनी एक दिन की तो बात है, कल ये नाज़नीन वगैरह चले जाएंगे तो मैं तुमसे जरूर मिलने आऊंगी मेरी जान। मेरा भी बहुत दिल कर रहा है तुमसे मिलने को और तुमसे ज्यादा कर रहा है, बस एक दिन इंतजार कर लो मेरी जान। मैंने मदीहा को फिर से मैसेज में कहा अच्छा ठीक है, पर रात में हम फिर से मिलेंगे। मदीहा ने मैसेज किया अच्छा बाबा हम रात में मिलेंगे। इतने में मुझे बाहर से मेरे दोस्तों ने आवाज। मैंने जल्दी से मदीहा को कहा मैडी। ये मैं मदीहा को प्यार से मैडी बुलाता था। मैं तुमसे अभी वापस आकर बात करता हूँ, मेरे दोस्त बुला रहे हैं और मैं उनको चक्कर देकर आता हूँ। मदीहा ने मैसेज में कहा तुम अपने उन लफंगे दोस्तों को छोड़ क्यों नहीं देते? मैंने कहा यार मैं कौन सा उनके पास रात गुजारने जा रहा हूँ, बस मैं अभी गया और अभी आया, वरना वो मेरी उम्मी से पूछकर सीधा अंदर आ जाते हैं। फिर वो कंप्यूटर से उठने का नाम नहीं लेते, सारा दिन फिल्में देखते रहते हैं, इस वजह से मैं उनको चकमा देकर आता हूँ। मैंने ये मैसेज लिखा और बाहर चला गया और दोस्तों को घर से दूर ले गया और मैंने कहा यार तुम लोग चलो, मैं अपना मोबाइल घर में भूल आया हूँ, मैं वो लेकर आता हूँ, तब तक तुम आहिस्ता आहिस्ता से चलते जाओ।
दोस्तों ने कहा अच्छा ठीक है, ग्राउंड में आ जाना, फिर हम अलिफादेर ही हैं। मैंने कहा हाँ मैं बस आ रहा हूँ, तुम चलो। इसके बाद मैंने घर आया तो देखा कि मदीहा किचन की तरफ जा रही थी। एक पल के लिए मुझे लगा मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। मैंने जल्दी से अपने मुंह पर एक थप्पड़ मारा तो वाकई में मदीहा किचन की तरफ जा रही थी। मैं जल्दी से किचन की तरफ गया तो अलिफादेर भाभी भी खड़ी थी। मैंने जानबूझकर खांसी की और मदीहा को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। तभी भाभी ने मुझे कहा, लगता है आजकल इस लड़के का गला ज्यादा ही खराब रहता है, मुझे इसके भाई से कहना पड़ेगा कि वो इसको कोई अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाएं। क्यों? मदीहा ठीक कहा ना। ये सब भाभी ने मदीहा की तरफ मुंह करके बोला तो मदीहा हंसने लगी। मैं जल्दी से वहां से निकल लिया और बैठक में चला गया और थोड़ी देर के बाद मदीहा भी छपती हुई बैठक में आई। मैंने जल्दी से इसे गिले से लगा लिया और पूछा, तुम तो कह रही थी मुश्किल है, तो तुम कैसे? मदीहा ने कहा, बस तुम्हारे लिए आई हूँ। निम्रा आपी तो कह रही थी कि चाय अब सिलेंडर वाले चूल्हे पर ही बनाया करो। मैंने कहा, आपी मुझे डर लगता है और वैसे भी मैं आंटी के घर से जल्दी से बना कर ले आऊंगी, इस वजह से। निम्रा आपी ने मुझे कहा, अच्छा तो जल्दी वापस आ जाना, अलिफादेर बैठ न जाना, इस वजह से मैं तुम्हारे लिए बहाना बनाकर आई थी। मैंने मदीहा से कहा, आई लो यू। मे भी इसने भी कहा, आई लो यू टू दीमी, और फिर गिले से लग गई। और कुछ देर के बाद बोली, दीमी कल रात को वो दरख्त पर क्या चीज थी? मैंने सोचा अगर इसको बता दिया तो। ये बिला वजह डर जाएगी और रात को ऊपर भी नहीं आएगी। इसलिए मैंने मदीहा से कहा, नहीं वो कोई चीज नहीं बल्कि बकरा था जो पता नहीं कैसे इस दरख्त पर चढ़ गया था और वो इसी की आंखें चमक रही थी। मदीहा ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि वो बकरा ही था? मैंने कहा, जब तुम नीचे चले गई थी तो मैंने इसको पत्थर मारा था और वो वहां से बकरे की आवाज निकालते हुए नीचे उतर गया था। मदीहा ने कहा, मैं तो डर से मर ही जाती अगर तुम इस वक्त मेरे साथ ना होते। मैं कहा, यार छोड़ो भी वो जो भी था, लेकिन तुम्हारी उन कजिनों से तो बेहतर ही था, क्योंकि कि उसने हमें तंग तो नहीं किया था ना। मदीहा मेरी ये बात सुनकर मुस्कुराने लगी और अपने हाथ की मुट्ठी को बंद करके मेरे सीने पर मारते हुए बोली, तुम वाकई में हवाई चीज हो, कुछ भी बोल देते हो। मैंने कहा, हाँ मैं सही कह रहा हूँ। जब मैं उन तीनों को तुम्हारे साथ देखता हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, खासकर इस नाज़नीन को देखकर। मदीहा ने कहा, अब जाने भी दो इसको, वैसे भी वो लोग कल चले जाएंगे वापस। मैंने मदीहा से पूछा, अच्छा ये बताओ इससे पहले तुम कहाँ थी? मेरा मतलब है तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो? मदीहा ने बोला, हम आजाद कश्मीर में रहते हैं। मेरी आपी की शादी सलीम भाई से हुई थी कश्मीर में ही, लेकिन उनकी पोस्टिंग लाहौर में हो गई थी। इस वजह से सलीम भाई ज्यादातर यहाँ लाहौर में ही रहते थे अपने भाई के घर जो कि समनाबाद में रहते हैं, लेकिन सलीम भाई को हर हफ्ते वापस कश्मीर जाना पड़ता था। इस वजह से सलीम भाई ने यहाँ लाहौर में ही शिफ्ट होने का फैसला किया। इस वजह से आपी ने कहा कि हम अब लाहौर में ही रहे। ये पहले तो सलीम भाई ने समनाबाद में घर लिया था, लेकिन वो घर का किराया बहुत ज्यादा था और घर भी बंद था। फिर सलीम भाई के एक ऑफिस के एक दोस्त हैं जो कि यहाँ से कुछ दूर रहते थे, उन्होंने ये मकान हमें किराया पर लेकर दिया है। मैंने कहा कि और कुछ बताओ मुझे अपने बारे में। तो मदीहा ने मेरी आंखों में देखा और मेरे होठों को चूमा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने हैरत से मदीहा की तरफ देखते हुए कहा, मेरी जान क्या हुआ तुम्हें और तुम रोने क्यों लगी? मदीहा ने कहा, नहीं कुछ नहीं है, बस ऐसे ही अचानक से लगा मैं तुम्हें खो दूंगी। मैंने इसको फिर से गिले लगा लिया और कहा, देखो मैं यही हूँ तुम्हारे साथ और ऐसा मत सोचो कि मैं तुमसे जुदा हो जाऊंगा। मदीहा ने कहा, चाहे जो भी हो जाए तुम मुझे मत छोड़ना, मैं तुम्हारे बगैर अब नहीं रहना चाहती। मैंने कहा, मैं भी तुम्हारे बना अब नहीं रह सकता। इसी वजह से मैंने भाभी से कहा है कि वो तुम्हारी निम्रा आपी से इस बारे में बात करे ताकि वो तुम्हारे और मेरे रिश्ते के लिए अपने बड़ों से बात करे। मदीहा ने ये बात सुनते ही जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, ये तुमने क्या किया? अभी इतनी जल्दी तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है ना, निम्रा आपी ने तुम्हारे बारे में क्या कहा था कि तुम जैसे लड़कों का कोई एतबार नहीं। मैंने मदीहा की बात काटते हुए कहा, क्यों तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती और क्या तुम्हें भी निम्रा आपी की तरह मुझ पे यकीन नहीं है?
मदीहा ने कहा, मेरी जान, मुझे तुम पर खुद से ज्यादा यकीन है, लेकिन अभी ये सब तुम्हें नहीं करना चाहिए। मैंने कहा, क्यों नहीं करना चाहिए? मदीहा ने कहा, वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती, बस पहले तुम अपनी भाभी को रोको कहीं वो निम्रा आपी से वाकई में कोई ऐसी बात ना कर दे, वरना मेरा यहाँ आना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और वो मुझे वापस कश्मीर भेज देंगी। मैंने कहा, मदीहा, ये तुम क्या कह रही हो भला? वो तुम्हें कश्मीर क्यों भेजेंगी, जबकि तुम तो उनके साथ ही रहने वाली थी ना, तो फिर वो क्यों तुम्हें कश्मीर भेजेंगी? मदीहा ने कहा, ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती, बस पहले तुम अपनी भाभी को रोको। मैं वादा करती हूँ तुम्हें इस बारे में जरूर बताऊंगी। मैंने कहा, ठीक है। मदीहा ने फिर से मेरे होठों पर हल्का सा चूमा और कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, अगर ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊंगी। ये कहकर वो जल्दी से चली गई और मैं अफसुर्दा सा होकर सोचों में डूब गया, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मदीहा हमारी शादी के नाम से इतना घबरा क्यों गई थी। मैं काफी देर इसी के बारे में सोचता रहा और फिर मैंने मदीहा को मैसेज किया कि ठीक है, मैं भाभी को अभी रोक लूंगा, लेकिन तुम मुझे सब सच बताना कि तुम शादी के नाम से घबरा क्यों रही हो। मदीहा ने मैसेज भेजा, मेरी जान, मैं तुम्हें जरूर बता दूंगी, लेकिन तुम्हें थोड़ा सब्र करना होगा। मैंने मैसेज में ओके कहा और भाभी के रूम में चला गया और भाभी से कहा कि आप अभी मदीहा की आपी से कोई बात ना करना। भाभी ने हैरत से पूछा, वो क्यों? कोई बात हो गई है क्या? मैंने कहा, नहीं भाभी, मदीहा ने कहा है कि अभी आप इस बारे में उसकी आपी से कोई बात ना करें। भाभी ने हैरत से सोचते हुए कहा, अजीब लड़की है, तुम्हारे लिए रो रही थी और जब हम लोग इसको हमेशा के लिए इस घर में लाने की कोशिश करने लगे हैं तो वो कह रही है कि अभी ऐसी कोई बात नहीं करनी। फिर भाभी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है? मैंने ना में सर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम भाभी। तो भाभी ने कहा, अच्छा चलो देखते हैं कि ये अब क्या करना चाहती है। मैंने हाँ में सर हिलाया और भाभी के रूम से वापस आ गया और कुछ देर के लिए अपने दोस्तों में चला गया। शाम को जब मैं घर वापस आया तो बैठक में गाने लगाकर मदीहा से मैसेज पर बात की और उसको बताया कि मैंने भाभी को रोक दिया है। मदीहा ने कहा, ठीक है, और फिर हम दोनों प्यार मोहब्बत की बातें करने लगे और इतने में मोबाइल की बैटरी खत्म होने लगी। मैंने मदीहा से कहा, बैटरी खत्म होने वाली है, अब मैं फोन चार्ज पर लगाने लगा हूँ, वरना रात को बात नहीं हो पाएगी मोबाइल पर। मदीहा ने कहा, ठीक है, अब मैं भी थोड़ा घर का काम कर लूं, तब तक तुम अपना फोन चार्ज कर लो। इसके बाद मैं खाना खाने चला गया। इसके बाद मैं वापस बैठक में आया और मदीहा से दोबारा मैसेज पर बातें करने लगा। हम काफी देर तक फिर से प्यार मोहब्बत की बातें करते रहे और मैंने टाइम देखा तो रात के 2 बजने वाले थे। मैंने मदीहा को बोला, यार मेरा बहुत दिल कर रहा है तुम्हें गिले लगाने को। मदीहा ने कहा, दिल को समझाओ, क्योंकि आज सब लोग देर से सोने लगे हैं, नाज़नीन वगैरह ने सुबह वापस चले जाना है, इसी वजह से वो देर तक जाग रहे थे। और अभी सलीम भाई और निम्रा आपी भी जाग रही हैं, क्योंकि उनके रूम से बातों की आवाजें आ रही हैं। मैंने कहा, यार कुछ भी करके ऊपर आ जाओ, तुमसे प्यार की बातें कर कर के मेरा दिल कर रहा है कि अब मैं तुम्हें फिर से गिले लगाऊं। मदीहा ने कहा, कुछ देर सब्र करो मेरी जान, में इजाएगी, अभी सबको सोने तो दो। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं ऊपर जाने लगा हूँ और तुम्हें जैसे ही मौका मिले आराम से ऊपर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये कहकर मैं अपनी छत पर चला गया और मैंने जल्दी से सामने दरख्त की तरफ देखा, पर आज कोई चीज दरख्त पर मौजूद नहीं थी। मैंने कहा, शुक्र है, और उसके बाद मैंने चारपाई बिछाई और लेटकर मदीहा का इंतजार करने लगा। मैंने मदीहा को मस्ट किया कि मैं अपनी छत पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मदीहा का मैसेज आया, अच्छा मैं आ जाऊंगी, अब मैं वॉशरूम जाने लगी हूँ और फोन चार्जिंग पर लगा है, अभी मैसेज न करना, मैं वॉशरूम से वापस आकर बात करती हूँ तुमसे। मैंने ओके लिखकर सेंड कर दिया और मोबाइल साइड पर रख कर लेटे हुए ही मदीहा के बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर के बाद मैं मदीहा की छत पर गया और उनकी छत से उनके घर झांका, लेकिन मुझे नीचे सहन में कोई नजर नहीं आया। मैं वापस जल्दी से अपनी छत पर जाकर लेट गया और थोड़ी देर के बाद मुझे किसी के हंसने की आवाज आई। मैंने जल्दी से उठकर मदीहा की छत पर देखा तो मदीहा खड़ी थी। मैंने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, मेरी जान, कितना इंतजार करवाती हो, और जल्दी से इसको गिले से लगा लिया। इसने बना मेरी बात का जवाब दिया, मेरे गिले से लग गई। मैंने इसको पूछा, सब सो गए हैं क्या? उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और चुपचाप मेरे गिले से लगी रही। मैंने दोबारा पूछा, क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मदीहा ने मुझे इतना किसके पकड़ लिया कि इसके नाखून जैसे मेरी कमर में चुभ रहे थे और मुझे तकलीफ होने लगी।
मैंने मदीहा से कहा, खैर तो है, क्या मेरी कमर को चीरने का इरादा है? आज तुम्हारे नाखून मेरी कमर में चुभ रहे हैं। वो मुझसे लिपटी हुई थी और मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। इतने में चारपाई पर पड़े मेरे मोबाइल की लाइट जली और इसमें वाइब्रेशन होने लगी जैसे किसी की कॉल आ रही थी। मैंने मदीहा से कहा, यार छोड़ना जरा, इस टाइम किसकी कॉल आ रही है? मदीहा ने मुझे जकड़े रखा। मैंने कहा, यार मैं कहीं नहीं जा रहा, छोड़ो तो सही, किसकी कॉल है इस टाइम? पर मदीहा ने नहीं छोड़ा। मैंने थोड़ा जोर लगाया और उसको अपने से दूर किया। उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और वो तेज तेज सांसें लेने लगी। मैंने इसकी तरफ गौर नहीं किया और मोबाइल की तरफ बढ़ा और जैसे ही मैंने मोबाइल पकड़कर देखा तो इसमें मदीहा के नंबर से कॉल आ रही थी। मैंने मोबाइल की तरफ देखते हुए ही मदीहा से पूछा, तुम्हारा मोबाइल किसके पास है? कन्माज है। कोई जवाब ना मिला और जैसे ही मैंने मोबाइल से नजरें हटाकर मदीहा की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया। मैंने जल्दी से इधर अलिफादेर देखते हुए मदीहा को आवाज दी पर कहीं से कोई जवाब ना मिला। मैं कभी मोबाइल को देखता, कभी इधर अलिफादेर देखता और इस दौरान कॉल मुसलसल आए जा रही थी। फिर मैंने कॉल उठा ली। मदीहा ने फौरन से कहा, यार सो गए थे क्या? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? और अब कहाँ पर हो तुम? मैंने कोई जवाब नहीं दिया और ये सोच में पड़ गया कि अगर मदीहा कॉल कर रही थी तो फिर वो कौन थी जो मुझसे लिपटी हुई थी। मैंने फिर से फोन कान से हटाया और इधर अलिफादेर देखा पर कोई नजर नहीं आया। मदीहा ने फोन पर हेलो हेलो कहना शुरू कर दिया। मैंने अचानक से चौंक कर फोन कान पर लगाकर कहा, हाँ हाँ बोलो। मदीहा ने कहा, क्या नींद में हो? तुम्हें मेरी आवाज की समझ नहीं आ रही क्या? कहाँ गुम हो? मैंने कहा, कहीं नहीं। मदीहा ने कहा, मैं आ रही हूँ ऊपर। मैंने कहा, हाँ हाँ आ जाओ। ये कहकर मैंने कॉल काट दी और फिर से हैरानी से इधर अलिफादेर देखने लगा। इतने में मदीहा अपनी छत पर आई। इसको देखकर मैं अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। वो हमारी दीवार के पास आकर खड़ी हो गई और मैं दूर से ही इसको देख रहा था। मदीहा ने सरगोशी में कहा, क्या है, अब तुम वहीं खड़े रहोगे क्या? मैंने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से इसकी तरफ देखने लगा। मदीहा ने फिर से कहा, यार क्या हुआ है? तुम नींद में ही लग रहे हो, आओ इधर। में आहिस्ता आहिस्ता से मदीहा की तरफ बढ़ा। मदीहा ने कहा, जल्दी आओ, क्या कर रहे हो? मैं मदीहा के पास जाकर खड़े हो गया और जैसे ही वो मेरे गिले लगने लगी तो मैंने इसको कंधों से पकड़कर रोक दिया। मदीहा ने कहा, अब क्या हुआ? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें गिले से लगाना है, अब ऐसे ही खड़े हो, आखिर हुआ क्या है? तुम आज बहुत अजीब सी हरकतें कर रहे हो। मैंने मदीहा से कहा, मेरी क्या ये तुम ही हो? मदीहा ने कहा, नहीं, मेरी रूह आई है तुमसे मिलने। मैंने मदीहा से कहा, यार मजाक नहीं करो। मदीहा ने कहा, यार क्या हो गया है? ये मैं ही हूँ, तुम्हारी मेडी, और तुम तो इस तरह मुझे से पूछ रहे हो जैसे कोई और भी तुमसे मिलने आता है। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मदीहा ने कहा, तो फिर मुझे गिले लगने से रोक क्यों रहे हो? मैंने कहा, नहीं यार, बस ऐसे ही कुछ अजीब सा लग रहा था। मदीहा ने कहा, अच्छा तो फिर मैं चले जाती हूँ। मैंने कहा, नहीं रुको, और मैंने जल्दी से मदीहा को गिले लगा लिया और जैसे ही इसका हाथ मेरी कमर पर लगा तो मुझे अचानक कमर पर बहुत ज्यादा जलन सी हुई। ऐसा लग रहा था कि जैसे मदीहा ने मेरी कमर पर लगे किसी जख्म पर हाथ लगा दिया हो। मैंने इसका हाथ कमर के इस हिस्से से हटा दिया। इसने फिर से वहीं पर हाथ रखा तो मैंने जल्दी से फिर इसका हाथ हटा दिया। मदीहा गुस्से से पीछे हटी और बोली, क्या हुआ है तुम्हें? तुम मेरे हाथ को पीछे क्यों हटा रहे हो? मैंने कहा, पता नहीं यार, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी कमर कोई जख्म लगे हुए है। मदीहा ने कहा, क्या? कैसे? मैंने कहा, मैं नहीं जानता, पर ऐसा लग रहा है जैसे कमर पर गहरे जख्म हैं। मदीहा ने कहा, ये अपने मोबाइल की लाइट जलाकर दो मुझे, मैं देखती हूँ। मैंने मोबाइल की लाइट जलाकर मोबाइल मदीहा को दिया और मदीहा की तरफ कमर करके खड़ा हो गया। मदीहा ने पीछे से मेरी शर्ट ऊपर की मोबाइल की लाइट मेरी कमर पर डाली तो फौरन से बोली, ओ मेरे खुदाया, ये किया है? मैंने कहा, क्या हुआ? मदीहा ने कहा, ये तो ऐसा लग रहा है किसी ने बुरी तरह से तुम्हारी कमर को नाखूनों से नोचा हुआ है। ये कैसे हुआ? मैंने कहा, पता नहीं यार क्या हुआ है, बहुत जलन हो रही है। मदीहा ने बोला, पता नहीं कहाँ खोए रहते हो जो तुम्हें अपने जख्मों का ही नहीं पता चला कि ये सब कैसे हो गया। चलो जल्दी से नीचे जाओ और उन जख्मों पर कोई दवा वगैरह लगा लो, वरना जख्म खराब हो सकते हैं। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। इसके बाद मदीहा ने उन जख्मों को चूमा।